वाई डिप्लोमा, चूजिंग डिप्लोमा ओवर 12th कि लोग डिप्लोमा को ऐसे देखते हैं कि समथिंग विच इज जस्ट टू अवॉइड 12th। VJTI में ऐसे था कि 94% स्कोर करके भी कुछ 97-99% वाले बच्चे भी थे। VJTI, COEP, ये कॉलेजेस के कट ऑफ्स कितने रहते हैं जनरली, टीयर 1 जो भी कॉलेजेस है? नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, या होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। और आज का वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया डिप्लोमा के बारे में वीडियो बनाओ, डिप्लोमा एडमिशन कैसा होता है, क्या बेटर है, डिप्लोमा बेटर है या 12th बेटर है, कैसे क्या होता है। सो फॉर दैट आई हैव फाउंड द बेस्ट suitable guest for you. So please allow me to introduce you all to Vedant Das Gupta. So he was the diploma gold medalist at VJTI of his batch, and currently he is with me in electronics engineering in 3rd year. So पहली बात तो वेदांत बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, for giving your time, and please introduce yourself. सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू आयुष कि मुझे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया एज अ गेस्ट। एंड आई एम वेदांत दास गुप्ता। मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है VJTI कॉलेज से। मैंने 10th में ICSE में आई स्कोर्ड 96.40%। उसके बाद आई गॉट इनटू डायरेक्ट डिप्लोमा एडमिशन पोस्ट SSC जिसे बोलते हैं, बिकॉज 2 टाइप के एडमिशन होते हैं डिप्लोमा में। सो 10th के बाद डिप्लोमा करके 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स में VJTI में मैंने ओवरऑल 96% स्कोर किए, जिसके बाद मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। एंड फिर मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग BTech में यहाँ VJTI में ही वापस एडमिशन ले लिया और अभी आयुष के साथ पढ़ रहा हूँ 3rd ईयर में। अच्छा, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम कि डिप्लोमा का एडमिशन। मतलब मैं भी आपके तरह ही ऑडियंस हूँ, मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं है डिप्लोमा का। तो राइट फ्रॉम 10th के बाद, अभी तूने बोला कि 96% इन 10th ICSE, सो 10th के बाद एक तो फर्स्ट व्हाट इज डिप्लोमा ये एक्सप्लेन कर, और फिर व्हाई डिप्लोमा, चूजिंग डिप्लोमा ओवर 12th। सो व्हाट वाज योर जर्नी? ओके, सो मेरे टाइम पे ऐसे था कि मेरी मम्मी काफ़ी क्लियर थी इस आइडिया को लेके कि 10th के बाद मुझे डिप्लोमा करना है, बिकॉज मेरे मामा भी डिप्लोमा होल्डर है। तो उन्हें भी वो आइडिया थी कि डिप्लोमा वुड बी अ बेटर पाथ, बिकॉज हम लोगों को कंपटीशन जो JEE और नीट की जो कंपटीशन होती है 10th के बाद, जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में लग जाते हैं वगैरह, उससे एक ऑल्टरनेट पाथ चाहिए था, एक फ्रेश अप्रोच चाहिए था। तो इसलिए हम लोगों ने 10th के बाद डिप्लोमा करने का सोचा। 12th के बाद भी कर सकते थे। सो 2 टाइप के डिप्लोमा होते हैं बेसिकली, पोस्ट SSC एंड पोस्ट HSC। अब पोस्ट SSC में ऐसा होता है कि 10th के बाद तुम्हें 3 साल डिप्लोमा करना है, एंड डिप्लोमा करने के बाद अगर तुम अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए तो फिर तुम डायरेक्ट सेकेंड ईयर या जिसे लैटरल एडमिशन बोलते हैं वो ले सकते हो डायरेक्टली इनटू BTech। तो तुम अपने बैचमेट्स जो JEE करके या जो CET करके आ रहे हैं उन्हीं के साथ उसी ईयर में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो तुम कोई साल वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब वैसे ही अगर तुम डायरेक्ट HSC के बाद अगर तुम डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो आफ्टर HSC, तो ये हो जाएगा कि 10th के बाद तुम 2 साल अपना 11th 12th कर रहे हो, और उसके बाद फिर वापस तुम्हें 2 साल का डिप्लोमा करना है। इस बार 3 साल का नहीं, लेकिन 1.5-2 साल का तुम्हें डिप्लोमा करना है, क्योंकि डिप्लोमा के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में तुम्हें एडमिशन मिलेगा फिर, बिकॉज तुमने 12th किया है। और फिर तुम्हें वो करने के बाद वापस डायरेक्ट सेकेंड ईयर BTech में एडमिशन मिलेगा। तो ये 2 टाइप के डिप्लोमा होते हैं। अच्छा, सो मतलब solely on your 10th marks के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होता है? Exactly. अगर तुम पोस्ट SSC कर रहे हो तो solely on 10th के मार्क्स, एंड अगर तुम पोस्ट HSC कर रहे हो तो 12th के मार्क्स पे हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जो मतलब हम लोगों को कैसे होता है, 12th का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है सबके लिए, एंड थ्रू दैट एग्जाम आपका एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो डिप्लोमा के लिए जो आप मतलब 10th के बाद 3 साल होता है, एंड देन यू गिव योर एग्जाम एंड देन प्रोसीड टू इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा जो एडमिशन लेते हैं मतलब 10th के बाद इमीडिएटली, तो कौन से कॉलेजेस है, कौन सा अच्छा कॉलेज है, या वो 3 साल में कॉलेज मैटर नहीं करता, आपके जो मार्क्स रहते हैं इनमें कैसा रहता है प्रोसेस? सो हमारे टाइम पे तो अभी हम लोग महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। सो मेरा एम तो यही था कि मैं किसी मुंबई के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, एंड मुंबई में तो बेस्ट VJTI आता है, और क्या अच्छा। एंड महाराष्ट्र की बात करूँ तो VJTI की तरह COEP है पुणे में। बाकी स्टेट्स में भी ऐसे ही कॉलेजेस होते हैं डिप्लोमा के, ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। सो 10th के तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के बाद तुम डायरेक्टली कैप राउंड होते हैं, हमारा जो पोर्टल होता है डिप्लोमा का, उस पर तुम जैसे नॉर्मल CET का जैसे एडमिशन होता है राउंड वाइज होता है, कैप राउंड। अच्छा, तो CET सेल का जैसे रहता है? एग्जैक्टली, CET सेल का ही रहता है। हाँ, बस एक अलग वेबसाइट होती है, DTE नाम से होती है महाराष्ट्र की। तो वहाँ पे तुम्हें जाके अपना पूरा सब फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, एंड वहाँ पे तुम्हारे चॉइसेस डालने हैं कॉलेज के, तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से जहाँ पे भी तुम्हें गारंटी लग रही
रही है। उसके बाद एडमिशन मिलने के बाद तुम्हें 3 साल का डिप्लोमा करना है। एंड हमारे यहाँ पे तो ऐसे था कि 3rd ईयर डिप्लोमा में जो तुमने 2 एग्ज़ाम्स दिए, यानी कि अपना 5th एंड 6th सेमेस्टर जो हमारा होता है, उसमें तुम लोगों को जितने भी मार्क्स मिलेंगे, टोटल तुम्हारा जो परसेंटेज होगा उसका एवरेज वुड बी काउंटेड एज योर डिप्लोमा का फाइनल परसेंटेज। एंड इसके बेसिस पे तुम्हें डिग्री में एडमिशन मिलेगा। जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन मिल रहा है वो इस एवरेज के बेसिस पे रहेगा। आई बिलीव कि ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होता है, शायद अलग स्टेट्स में अलग होगा, लेकिन महाराष्ट्र में और VJTI में स्पेसिफिकली तो ऐसे ही था कि हमें 4th सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप करनी होती थी डिप्लोमा में। उस इंटर्नशिप के बाद 5th सेमेस्टर में उस इंटर्नशिप के मार्क्स काउंट होते थे। 5th एंड 6th सेमेस्टर में हम लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते थे। तो ये प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, MST, ESC, एंड सेम एग्जाम्स, ये सारे सब कुछ मिला के हमारा जो भी 2 सेमेस्टर का परसेंटेज होता था उसका एवरेज डिवाइड बाय 2 करके फाइनल तुम्हें परसेंटेज मिलेगा, उसके बेसिस पे डिग्री में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, सो यू हैव डन योर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। यस। तो डिप्लोमा में जितना मुझे पता है तुम्हारा जो ब्रांच है उसके रिलेटेड स्टडीज होते हैं। या मतलब प्री टेस्ट आपको एक दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप करोगे आगे तो उसमें क्या होगा। तो मतलब क्या सिलेबस रहता है, क्या करिकुलम, या हमारे जैसी PCM हम लोगों को रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या ये तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स, या फिर ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं? श्योर। तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में तो जैसे आपने बोला कि हमारा PCM रहता है, तो उसमें भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब कुछ कवर हो जाता है। मैथ्स 1-1.5 सेमेस्टर के लिए कवर होता है। बेसिक डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वगैरह सब कुछ हो जाएगा उसमें। एंड मोस्ट इसमें एम्फेसिस ज़्यादा रहेगा तुम्हारे कोर ब्रांच पे, मतलब कोर स्टडीज़ पे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का होने के नाते मुझे सारे डोमेन में एक्सपोजर मिल गया, जो काफ़ी जल्दी था कंपेयर टू मेरे 11th-12th के जो मेरे इंडस्ट्री में एक्सपोजर मिल जाएगा, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे काम करने मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे जो फैकल्टी होती है वो हमें डायरेक्ट इंडस्ट्री लेवल नॉलेज देती है, जिससे डिप्लोमा करके हम लोग जॉब रेडी हो जाए। लाइक ऑन अ ग्राउंड लेवल बेसिस या फील्ड बेसिस पे हमें पता चले कि क्या क्या डोमेन्स होते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में लग रहा है ज़्यादा, और फिर हम उस हिसाब से उसमें और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल्सो बीटेक में हम लोग जो पढ़ते हैं, बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ये सबका हम लोगों को पहले से पढ़ाया गया था सब कुछ, तो हमें पहले से सबका टेस्ट था अच्छा खासा। बस इसमें बीटेक में ये डिफरेंस होगा कि हम और इन डेप्थ पढ़ रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अभी तूने इंटर्नशिप का भी जिक्र किया, तो लेट्स फोकस ऑन दैट अ बिट। तो तूने कहाँ पर इंटर्नशिप की थी, क्या डोमेन में की थी, उससे तुझे क्या फ़ायदा हुआ? तो प्लीज़ टेल योर एक्सपीरियंस। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में। एंड यहाँ पे मेरा जो बेस मेंटेनेंस डिवीजन होता है, जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पे एंड पार्ट्स का री इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब पे जो भी काम करते हैं, उसके एवियोनिक्स डिपार्टमेंट में मैंने काम किया था अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड। सो यहाँ पे 2 फील्ड थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड मैकेनिकल का। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने मिला। हमारा डिप्लोमा में हमें 6 वीक्स का इंटर्नशिप करना होता है। सो 6 वीक्स या 8 वीक्स, वो हमारे कॉलेज पे डिपेंड होता है। पहले तो 6 मंथ्स का भी अलाउ करते थे, तो उससे ज़्यादा एक्सपोजर मिलता था, लेकिन अभी कम कर दिया गया है। तो 6 वीक्स में मैंने अलग अलग चीज़ों पे काम किया, अलग अलग डोमेन्स थे, जैसे एयरक्राफ्ट में कम्युनिकेशन कैसे होता है, या एयरक्राफ्ट में पावर सप्लाई कैसे होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर के जो हमारे जो TV स्क्रीन्स होते हैं सीट्स के, वो चार्ज कैसे होते हैं, या माइक्रोवेव ओवन्स, किचन कैसे काम करता है, ये सब कुछ। फिर अपने विंग को लाइट्स कैसे मिलती है, ऐसे सब। तो मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, बिकॉज एयर इंडिया में वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड मेरिट बेस पे उन्होंने हमें वहाँ पे सिलेक्ट किया था। मेरे साथ और भी 1-2 बच्चे थे VJTI के, डिग्री के भी बच्चे थे वहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ सीखने मिला। एंड डिप्लोमा की ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब तुम्हारे जो बैचमेट्स हैं, तुम्हारे जो दोस्त होंगे जिन्होंने 10th के बाद सोचा है कि वो 12th देंगे, वो एग्ज़ाम्स देने में बिजी होंगे या अपने आप को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने में बिजी होंगे, बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये जल्दी एक्सपोजर मिल जाएगा कि इंडस्ट्री में तुम्हें क्या करना है आगे जाके और क्या एक्सपर्ट्स करते हैं वहाँ पे। सो आई थिंक डिप्लोमा ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट तुम्हें देता है, जो तुम्हें कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज आज के दुनिया में जहाँ पे स्किल्स इतने ज़्यादा ज़रूरी है, और आज के दुनिया में सिर्फ बुक्स का नॉलेज रख के हम सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। कंपनीज डिमांड करती है कि तुम्हें वो ब्रिज जो है अकेडमी एंड इंडस्ट्री के बीच का जो ब्रिज है वो तुमसे कवर हो पाए, तो डिप्लोमा अच्छे से करवाता है। जनरली एक टेंडेंसी रहती है कि लोग डिप्लोमा को ऐसे देखते हैं कि समथिंग विच इज़ जस्ट टू अवॉइड 12th, कि 12th के एग्जाम्स अवॉइड करना है। तूने बोला ही वैसे लोग बोलते हैं कंपटीशन अवॉइड करना है या इट्स इजी, तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट?
सो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रख सकते हैं कि जो कंपटीशन होता है, काफ़ी पेरेंट्स या काफ़ी हमें ऐसे एल्डर्स मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि भेड़ बकरी की तरह उस भीड़ में घुसने से अच्छा है कि जेई या नीट करने से अच्छा है यू जस्ट स्विच टू डिप्लोमा, क्योंकि एंड रिजल्ट तो वही होने वाला है। सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि तुम डिप्लोमा करके NITs या IITs में एडमिशन नहीं ले सकते, जो तुम जेई करके या CET देके आराम से कर सकते हो। सो द थिंग इज कि यहाँ पे एंड में हमने जैसे हम दोनों अभी साथ में ही पढ़ रहे हैं, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, इसने जेई दिया, CET दिया। सो हम लोगों का एंड गोल वही हो गया कि हमें डिग्री में एडमिशन मिल गया, हम लोग बीटेक कर रहे हैं साथ में। अभी इसमें हम देखने जाए तो इसने कंपटीशन पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है, सो दैट्स अ बेनिफिट। अगर तुम आगे जाके GRE दोगे या आगे जाके गेट दोगे या मास्टर्स करने की सोच रहे हो तो तुम्हें वो फर्स्ट टाइम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वेयरएज जो जेई देके आए या CET देके आए उन्हें पता है कि कॉम्पिटिटिव स्टडीज कैसे करनी होती है, कैसे प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम फायदों का सोचो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी है। 3 साल तुम्हें एक ऐसी फील्ड में काम करने मिल रहा है जहाँ तुम्हें पहले से एक माइंड में एक टेंडेंसी है कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करूंगा। जबकि 11th-12th करते वक्त हमारे दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हमेशा कंफ्यूजन होती है कि आगे जाके करना क्या है, पता नहीं क्या करना है, पर इंजीनियरिंग करना है। एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग करना है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है, अभी सिविल में जाए या CS करे या IT करे, कुछ क्लियर नहीं होता है। तो अगर तुम्हें पहले से ही ऐसे पता है कि तुम्हारी फैमिली में एक्सपीरियंस है लोगों को किसी फील्ड में, या तुम्हें खुद को इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, आई थिंक यू शुड टेक अप डिप्लोमा, बिकॉज इंटर्नशिप जैसे मैंने बोला पहले ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तुम्हें प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट। काफ़ी कॉलेजेस में तो ऐसे भी होते हैं कि हर सेमेस्टर में तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ता है। सो वो भी एक फायदे की चीज़ है, क्योंकि फिर तुम 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना चुके रहोगे जब तुम डिग्री में एडमिशन ले रहे हो डिप्लोमा के अंडर ही। एंड तुम लोगों को कोर स्टडीज़ पहले से ही मिल जाती है, सारे डोमेन जो भी होते हैं वो तुम्हें पहले से पता चलते हैं कि इस फील्ड में बीटेक करने पे, मास्टर्स करने पे मुझे क्या क्या सीखना है और क्या क्या सीखने मिलेगा, वो सब कुछ तुम्हें पहले से एक्सपीरियंस में मिल जाता है। सो आई डोंट थिंक कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ऐसे बच्चों को। इनफैक्ट तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, एक अपर हैंड है, और एक जो मैंने खुद ने फेस किया था बीटेक में जब मेरा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ, कि मैथ्स में थोड़ा सा तुम्हें ड्रॉबैक फेस होगा। बिकॉज मैथ्स ऐसा होता है कि डिप्लोमा के 3 साल में तुमने 1-1.5 साल किया है, फिर तुम्हारा टच छूट जाता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमा में मैथ्स होता ही नहीं है या अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जैसे 11th और 12th में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर वो टच छूट जाता है और फिर तुम कोर स्टडीज़ में घुस जाते हो। सो अगर उसका भी एक सोल्यूशन है, ऑब्वियसली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे जो डिप्लोमा से आके भी अच्छे अच्छे पॉइंटर्स लेके आ जाते हैं, 9 पॉइंटर्स लेके आ जाते हैं आराम से। डेफिनेटली। सो ये है कि प्रिपरेशन पहले से करो। डिप्लोमा के बाद तुम्हें 2-3 महीने का एक बड़ा वेकेशन मिल जाता है, तो उसमें तुम जितना खुद को अपस्किल कर सकते हो, जितना तुम मैथ्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो पर्टिकुलरली, क्योंकि कोर स्टडीज़ तो अभी तुम्हें पता चल गई है, कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, तो मैथ्स के ऊपर तुम फोकस करो। कोई टेक्स्ट बुक्स रेफर करो जो तुम्हारे 11th-12th के दोस्तों ने की थी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, देखो कि बीटेक में जाके कौन सा मैथ्स तुम्हें करना पड़ रहा है तुम्हारे फील्ड के हिसाब से, और फिर वो भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें अलग हिट करेगी। सब कुछ तुमने पहले फेस कर लिया है। सो या इट्स द सेम थिंग, CET करके जेई करके भी तुम वही आ रहे हो और डिप्लोमा करके भी वही आ रहे हो। सो खुद का फ़ायदे और नुकसान तुम गेज करो और उस हिसाब से तुम एडमिशन ले सकते हो। एब्सोल्युटली, एकदम बैलेंस्ड व्यू दिया है तूने, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। मुझे एक सवाल था कि अभी हम लोगों को कैसे एक कॉमन एग्जाम रहता है CET, और जिसका पोर्शन भी सेम रहता है, मार्किंग भी सेम सभी को रहता है, ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया भी, बहुत लोग महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं। वैसे डिप्लोमा का क्या रहता है, मतलब सब लोग अभी अलग अलग कॉलेज से आफ्टर 10th एडमिशन लेते हैं, तो सारे कॉलेज को पोर्शन सेम रहता है? सो थिंग इज़ कि ये कॉलेजेस पे काफ़ी डिपेंड होता है। अभी मैंने तो ऑटोनोमस कॉलेज, VJTI इज़ एन ऑटोनोमस कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई की है, तो ऐसे था कि फैकल्टी पे डिपेंड करता था कि फैकल्टी कैसे तुम्हें ग्रेड कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स कुछ कुछ डिफ़िकल्ट होते थे, कुछ कुछ नहीं होते थे। सिमिलरली थिंग्स डिपेंड ऑन तुम डिप्लोमा किस में कर रहे हो, बिकॉज अभी हम लोग जब बीटेक कर रहे हैं तो हमारे साथ जो DSY बाकी आए हैं, जो सोलापुर, सातारा, औरंगाबाद ऐसे सारे जगहों से आए हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा में भी अलग अलग फील्ड है, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, ये काफ़ी अलग अलग फील्ड्स होते हैं, तो उस फील्ड के हिसाब से सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, तुम्हारी ग्रेडिंग चेंज होगी। ऐसे माना जाता है कि काफ़ी कॉलेजेस इजी चेकिंग करते हैं ताकि उनके बच्चों को एक अपर हैंड मिल जाए DSY एडमिशन लेने में,
और कुछ कुछ कॉलेजेस में टफ चेकिंग होती है। अभी पर्सनली स्पीकिंग अबाउट VJTI हैज अ रेप्यूटेशन कि यहाँ पे ग्रेडिंग थोड़ी सी मॉडरेट टू टफ लेवल की होती है, ताकि बच्चे पॉलिश होके बाहर आए। बच्चों को पहले से ऐसे लगे कि हाँ हमने डिफिकल्ट जो भी क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट जो भी सब्जेक्ट्स थे वो डील कर लिए हैं, तो अभी कंपटीशन के लिए हम लोग रेडी है। जब हम मास्टर्स करने जा रहे हैं, जब हम लोग बीटेक करने जा रहे हैं DSY बन के, सो वैसे ही तरीके से हमें डिप्लोमा में भी प्रिपेयर किया गया था। और उस ग्रेडिंग के हिसाब से ऐसे हुआ था कि काफ़ी हम लोगों का लेवल कर दिया था परसेंटेज को। जैसे मैंने 5th सेमेस्टर में पर्सनली स्पीकिंग 94% स्कोर किया था, जो बच्चों को सुनने में लगेगा कि हाँ सही बात है, अच्छी बात है, 94% तो बढ़िया है इंटर्नशिप वगैरह सब करके। एग्जैक्टली बट VJTI में ऐसे था कि 94% स्कोर करके भी कुछ 97-99% वाले बच्चे भी थे। और जब हम दूसरे कॉलेजेस की बात करें जहाँ ग्रेडिंग ईजी होती थी, वहाँ तो 99 में 10-10 बच्चे होते थे। तो वहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा डाउट होता था कि अभी पोर्टल में जाके तो सब साथ में आने वाले हैं, सब साथ में वहाँ पे अपना कॉलेज प्रायोरिटाइज करने वाले हैं, तो कैसे करके मिलेगा। तो फिर मैंने खुद से मेहनत की और ज़्यादा 6th सेमेस्टर में 97.7% लाए, तो उस हिसाब से फिर बढ़िया तरीके से वो बैलेंस हो गया सब कुछ। और जैसे मैंने बोला एवरेज करके आता है, तो हमारे कॉलेज में तो ये एवरेज का सिस्टम था। कुछ कुछ कॉलेजेस में मैंने देखा है कि शायद 6th सेमेस्टर के बेसिस पे भी हो जाता है कि फाइनल सिर्फ लास्ट सेम, उसके पहले फर्क नहीं पड़ता फर्क। कुछ कुछ में ऐसे भी होता है शायद कि 3 साल में तुमने ओवरऑल कितना किया है उसका एक बन के आएगा। VJTI में भी ऐसे ही होता है? VJTI में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे फाइनल ईयर के दोनों सेमेस्टर का एवरेज होता है। अच्छा, सिर्फ फाइनल ईयर? एग्जैक्टली, 5th एंड 6th सेमेस्टर का एवरेज होता है सिर्फ। तो इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन तुम्हारा कॉलेज ऑटोनोमस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी फैकल्टी कैसे करती है वगैरह। तो तुम वो पहले से ही पूछ के रख लो अपने, अगर तुम सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा में ये सब क्लियर कर लो अपने सीनियर्स को पूछ के, फैकल्टी को पूछ के, तो इट वुड बी बेटर, बिकॉज तुम अपना अप्रोच फिर उस हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कि तुम पहले के सेमेस्टर्स में ज़्यादा ध्यान दो या ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट कर लो, सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स काउंट कर रहे हैं, सो यू बेटर फोकस ऑन दैट कि फाइनल ईयर में मेरा एवरेज अच्छा बना है, ताकि मेरा स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अभी तूने बोला है कि 94 to 96 तो आया, तो लेट्स फोकस ऑन दैट मेहनत का पार्ट। क्योंकि कॉलेज में ऑफ कोर्स आते तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं वगैरह। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब स्टार्टिंग में जब तू आया था तभी तेरा एकेडमिक प्रोग्रेस कैसे था? फिर तूने अभी बोला 94 के बाद थोड़ा रियलिटी चेक मिला कि आगे भी लोग हैं, तो उसके बाद क्या मेहनत की? ऐसे स्पेसिफिक मेहनत कुछ होता है? क्योंकि अभी तूने बोला कि सब कॉलेज को डिफरेंट है, सबका ग्रेडिंग प्रोसेस अलग रहता है, मार्किंग सिस्टम अलग रहता है। अभी इट्स बेटर इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ VJTI's पॉइंट ऑफ व्यू, तूने क्या मेहनत की? मतलब अभी हम लोगों का कैसे प्रीवियस ईयर रहता है, फिर बोर्ड CET का तो बोर्ड के सिलेबस पे रहता है मेनली, ऐसे तो कुछ डिप्लोमा के लिए पर्टिकुलर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है? सो हमारा तो 1 साल डिप्लोमा का पैंडेमिक में गया था, एंड उसके बाद फिर पैंडेमिक से जब हम वापस आए तो ऑब्वियसली वो एक फर्स्ट टाइम कॉलेज का एक्सपीरियंस मिल रहा है, कमिटीज एक्सपोज हो रही है, तो हमें लगता है कि हम कमिटीज का पार्ट बने। तो मैं भी थोड़ा सा उसमें चला गया था, इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि मेरे अंदर पहले से एक शौक था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ इंजीनियरिंग के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करूं। बाय द वे, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, इसका वॉइस रिजेंबल्स आतिफ असलम। अभी एंड में आपको थोड़ा 1-2 लाइन गा के भी दिखाने वाला है, तो प्लीज कंटिन्यू। सो जैसे मैं बोल रहा था कि पैशन फॉलो कर रहा था। अच्छा, इस बात पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग के इसमें घुस के फील्ड में घुसने के बाद बच्चे अपना पैशन लूज करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम डिप्लोमा के पास से आ रहे हो, CET वगैरह में तो बहुत कंपटीशन होती है, तो अगर तुम डिप्लोमा के पास से आ रहे हो ना, तो तुम अपने पैशन को फॉलो करो अप टू अ सर्टेन लेवल। क्योंकि मैंने VJTI में एडमिशन लिया बीटेक में DSY बन के, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक पॉडकास्ट होस्ट किया था खुद से बना के, खुद से क्रिएट वगैरह सब करके। मैंने अपना एक सॉन्ग बनाया था, सॉन्ग रिलीज किया, जैसे अभी आयुष ने बोला कि मैं अच्छा गाता हूँ भगवान की कृपा से। सो ये सब कुछ करते करते मैंने इतना सब कुछ किया है। मैं अपने क्लास का CR भी था। तो अभी थिंग इज कि यू कैन बैलेंस इट आउट वेरी इजीली, और अगर तुम बैलेंस करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा, बिकॉज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हें पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप में कैसे काम करने, ये सब कुछ पता चलेगा। अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने कमिटीज ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर के बाद, तो कमिटीज में काफ़ी एक्सपोजर मिला, सब कुछ हुआ। बट देन थर्ड ईयर में आते आते फिर मुझे लगा, जब इंटर्नशिप का टाइम आ गया था थर्ड ईयर में एंटर करने से पहले, तब मुझे लगा कि थोड़ा सा अभी से छोड़ के थोड़ा सीरियस साइड पे आ जाते हैं। एंड आई गेस ये रियलाइजेशन सबको ही होता है। और हम लोगों को तो लेट होता है, हम लोग तो 12 के बाद आते हैं, तुम लोगों को ऑलरेडी पता रहता है दुनियादारी क्या है। वो एक्सपोजर काफ़ी काम का होता है, तो वो हिट कर जाता है कि अभी ये सब छोड़ दो, अभी थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह पे ध्यान दो, फाइनल ईयर में आ गए हो। वही किया, फिर इंटर्नशिप सिक्योर कर ली, एयर इंडिया में अच्छे से सब कुछ किया,
थर्ड ईयर में आते आते फिर एग्जाम्स वगैरह का काफ़ी प्रेशर रहता है। सो वो करिकुलम जो होता है वो तुम्हारी फैकल्टी से क्लियर करके रखना चाहिए कि कैसे आंसर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे था कि हमें 2-3 टेक्स्ट बुक रिकमेंड करते थे, हमें स्टडी मटेरियल देते थे पीपीटीज के फॉर्म पे, गूगल क्लासरूम भरा पड़ा रहता था हमारा नोट्स से, तो हम खुद के नोट्स बनाते थे, हम टीचर्स के नोट्स फॉलो करते थे एंड फैकल्टी हमें ये क्लियर कर देती थी कि ऐसे ऐसे आंसर्स एक्सपेक्टेड है, अगर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा ग्रेडिंग अच्छे से होगा, क्लियर कट होगा। ऑल्सो डिप्लोमा में तुम्हें वाइवास वगैरह बहुत देने पड़ते हैं। वाइवास का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बीटेक में थोड़ा मुझे कम दिखता है क्योंकि डिप्लोमा में तो ऐसे था कि अगर तुम्हें 6 सब्जेक्ट्स है तो 6 के 6 में सब में वाइवा होता था। फिर वो हाँ एग्जैक्टली, और लैब्स भी होते थे, तो तुम लैब्स अच्छे से करो अपने, बिकॉज उसके भी मार्क्स काफ़ी ज़्यादा काउंट होते हैं। लैब्स अच्छे से करो, उसके वाइवा के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। एंड हमारे यहाँ ऐसे था कि हमने इंटर्नशिप तो कर ली, फिर हमें उसका रिपोर्ट देना पड़ा और फिर वाइवा का हमारा एक इंटरव्यू टाइप का सेशन था हमारे फैकल्टी के साथ, जहाँ वी हैड टू एक्सप्लेन कि हमने इंटर्नशिप में क्या काम किया था, क्या सीखा था, हम इससे और क्या आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो हम ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ग्रुप वर्क तुम्हें तभी आता है, तुम्हें लीडरशिप तुम्हें समझ में आती है तभी। एंड इसी के साथ साथ ग्रुप का वो जो प्रोजेक्ट होता है वो तुम्हें प्रेजेंट करना होता है। सो यू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिन्हें लाइक 10-10 साल 20-20 साल का नॉलेज है, PhD लेवल उनका है। फ्रॉम VJT सब एग्जैक्टली द टॉप नॉच फैकल्टी फ्रॉम महाराष्ट्र आई शुड से डिप्लोमा के। सो वो अच्छे से तुम्हें ग्रिल करेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट को लेके, और वो अच्छा भी है बिकॉज तुम्हें खुद को भी पता रहना चाहिए कि तुमने क्या बनाया है, उसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, बिकॉज आगे जाके कंपनीज भी तुम्हें उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेगी। जो भी तुम अपने रेज्यूमे पे डालोगे कंपनीज तो वो ऑब्वियसली पूछेगी। तो वही हम लोगों को प्रिपरेशन मिल जाती है पहले ही। यू हैव टू फोकस ऑन योर लैब के सेशंस, प्रैक्टिकल्स, तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ साथ रिटन एग्जाम्स, MST हो चाहे ESC हो, तुम्हारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हो, इंटर्नशिप अच्छे से करो, प्रोजेक्ट्स बढ़िया बढ़िया बनाओ। ऐसे मत करो कि तुमने प्रोजेक्ट्स कहीं से रेडीमेड कुछ करने का तुम सोच रहे हो या कुछ ऐसा बना के डाल दिया। एग्जैक्टली ऐसा सब मत करो, बिल्कुल भी खुद से बनाओ, खुद से सीखो, रिसर्च करो अच्छे से एंड प्रेजेंट करो। आई यू शुड बिलीव मी ऑन दिस कि तुम्हें अच्छे से यहाँ पे नॉलेज भी मिलेगा और साथ साथ तुम्हारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, और वही फाउंडेशन आगे जाके तुम्हें बीटेक में और मास्टर्स जब तुम्हें करना है उसके ऊपर तुम्हें बिल्ड करना है बस। तो फाउंडेशन बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, कोई भी कंपनी तुम्हें अच्छे से अप्रिशिएट करेगी इस बात के लिए कि तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है। यस राइट, मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग ही करते हो आप लोग, सिर्फ डिप्लोमा उसे नाम दिया, सो यू गेट बिफोर एंड आपको एक टेस्ट मिल जाती है कि इंजीनियरिंग में क्या क्या होने वाला है, वाइवा, सबमिशन, इंटर्नशिप जो भी है। अभी और एक कॉमन क्वेश्चन होता है, मतलब जब मैं देख रहा था इस इंटरव्यू के लिए कि बहुत लोग डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब भी करते हैं। मतलब ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि बेसिकली आई गेस मोस्ट ऑफ द जॉब्स को एक ग्रेजुएशन डिग्री लगता है और बाकी भी कुछ कोर्सेज रहते हैं कि डिप्लोमा करते हैं, ITI, फिर जॉब पे लगते हैं। सो व्हाट इज योर व्यू कि डायरेक्ट जॉब करना चाहिए या फिर जैसे यू टुक DSY एडमिशन वैसे करना चाहिए? सो मेरी मानो तो जॉब से आफ्टर डिप्लोमा जॉब से थोड़ा दूरी रहो, अनलेस तुम्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है, अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम काम करो आगे जाके पढ़ाई ना करो, तो यू शुड टेक दैट अप। बट आई वुड से कि 99% तुम अवॉइड करो जॉब करना, बिकॉज पहले का जॉब मार्केट ऐसे था 90s में 80s में, पहले जॉब मार्केट ऐसे था कि गवर्नमेंट सामने से डिप्लोमा होल्डर्स को पूछती थी exactly. कि अभी वैकेंसी लगी है तुम काम करो, और अब जाके वो लोग अच्छा खासा पेंशन ले रहे हैं, अच्छे से उन्होंने अपना जॉब कंप्लीट किया है डिप्लोमा होल्डर होके, उन्होंने ग्रेजुएशन भी अपना पूरा कंप्लीट नहीं किया। बट आज के जॉब मार्केट की बात करें जहाँ पे बीटेक के बच्चों या मास्टर्स PhD को भी कभी कभी जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे डिप्लोमा में अगर तुम जॉब करोगे तो सैलरी रेंज ऑफ अंडर 10,000 तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो डिप्लोमा, जस्ट नाम के लिए तुमने सब कुछ किया है, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह अगर तुमने पास किया है, और अगर तुमने डिप्लोमा बहुत बढ़िया तरीके से किया है एकदम टॉप नॉच का, और फिर भी तुम DSY बन के बीटेक में नहीं जाना चाहते लेकिन जॉब करना चाहते हो, तो एट मोस्ट 60,000 to 80,000 तुम्हें सैलरी मिलेगी। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारे स्किल सेट्स एकदम बियॉन्ड एवरीथिंग होने चाहिए। लाइक बीटेक के बच्चों के भी उतने स्किल सेट नहीं होने चाहिए जितना तुम्हें अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। सो आई वुड से कि तुम DSY बन के बीटेक में जाओ, हायर स्टडीज़ करो, बिकॉज एक ग्रेजुएशन का टैग अभी जो होता है वो ज़रूरी भी होता है। नॉलेज के साथ साथ एक टैग होता है, एक ये बात होती है कि तुमने 3 साल डिप्लोमा के ऊपर 3 साल का और बीटेक भी कर लिया है,
तो एक तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अभी तो हमने जो बेसिक बनाया था उसको हमने एक लेवल तक डेवलप कर लिया है। हमने एक और इंटर्नशिप भी करी है बीटेक में जाके, हमने और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बीटेक में जाके। बीटेक के बच्चों से या फैकल्टी से जब तुम एंगेज होगे, वहाँ पे और स्कॉलर्स होते हैं और पीएचडी फैकल्टी होती है, तो जब उनसे तुम एंगेज होगे तो तुम्हें और पता चलेगा कि कभी कभी तुम इंस्पायर हो सकते हो कि और जाके आगे तुम मास्टर्स कर लो अब्रॉड में जाके, या तुम गेट करके यहाँ पे एमटेक कर लो। तो वो इंस्पिरेशन की कमी होती है। कभी कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हाँ अभी इतना पढ़ लिया, अभी जॉब कर लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। आई वुड से कि पैसा कमाना तुम डीले करो तब तक जब तक तुम्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ अभी तुम सफिशिएंट पैसा कमा सकते हो। अब तुम इतना कमा सकते हो कि तुम खुद का या खुद के फैमिली का देखभाल कर सकते हो अच्छे से। ये नहीं कि तुमने डिप्लोमा ले लिया है और तुम जॉब रेडी हो चुके हो तो तुम प्रोफेशनली जाके अपने आप को प्रेजेंट करोगे। सिर्फ इस बात के लिए जॉब के लिए मत जाइए। अपना एक डिग्री का और मास्टर्स का या पीएचडी अगर तुम करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो उतना एक अपना लेवल बना लीजिए और उसके बाद जॉब के लिए जाइए। आपका खुद का ही फायदा होगा और आपको उस हिसाब से अच्छा पे स्केल भी मिलेगा। एग्जैक्टली। जनरली अभी डिप्लोमा के बाद जो कैप राउंड्स होते हैं अपग्रेड, वीजीटीआई, सीओईपी, ये कॉलेजेस के कट ऑफ्स कितने रहते हैं जनरली, टियर 1 जो भी कॉलेजेस है? सो अगेन डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच। CSIT का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। VJTI की बात करूँ तो CSIT का मेरे टाइम पे 98-99% का था। सेम CET को भी ऐसे ही रहता है। एग्जैक्टली। सो इससे तुम्हें पता चलेगा कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, एकदम 19-20 का फर्क होता है डिप्लोमा और जेई के पाथ में। एंड मेरा EXTC का अगर VJTI की बात करें तो 94 का कट ऑफ था मेरे टाइम पे, एंड 95 का कट ऑफ था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो मुझे तो 96 पॉइंट समथिंग आया था, 96.83 और समथिंग, तो मेरा आराम से उसमें हो गया था। सिविल की बात करें तो अगेन 94 वगैरह हो जाता है। टेक्सटाइल का सबसे कम होता है, टेक्सटाइल का 89 के आसपास होता है। एंड बस यही होते हैं। और बाकी तो हमारा इलेक्ट्रिकल में भी 90-95 के बीच में होता है। COEP एंड VJTI टॉप नॉच हमारे सेम रहता है। एग्जैक्टली, तो सेम ही रहता है क्योंकि महाराष्ट्र में हम देखने जाए तो COEP एंड VJTI का ही बोलबाला है। तो उनके कट ऑफ्स तो हाई रहेंगे ही, इसलिए आप अच्छे से अपना डिप्लोमा कवर कीजिए, अच्छे से मार्क्स लेके आइए फाइनल ईयर में अपने, या जिस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है, और उस हिसाब से आप अच्छे से अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। अभी डिप्लोमा हो गया, एग्जाम के बारे में बात कर ली, कट ऑफ्स के बारे में बात कर ली। अभी नाउ यू आर इन DSY थ्रू एडमिशन लिया तूने, अभी यू आर विथ मी 3rd ईयर। तो जैसे कि तूने मैथ्स बोला है कि थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट पार्ट थोड़ा, कि मैथ्स तो है ही एक कंपोनेंट, बाकी भी चीज़ें अगर कुछ होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स CET थ्रू भी सारे मेरिट होल्डर मतलब टॉप नॉच स्टूडेंट ही आते हैं, क्रीम लेयर आता है। तो एक डिप्लोमा DSY एडमिशन जो लेता है एक गर्ल या बॉय, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं? सो मैंने जब अपने पीयर्स से बात की थी जिनका भी एडमिशन अलग अलग कॉलेजेस में हुआ है, उनमें एक मैंने मोस्ट कॉमन चीज़ ये देखी कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि जेई के बच्चे जब कंपटीशन फेस करके आए हैं तो वो शायद ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। एंड एज यू नो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ के रखते हैं। सो अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस लेस फील होगा कि हाँ मुझे तो मेन चीज़ ही आती नहीं है, मेन क्रक्स आता नहीं है इंजीनियरिंग का, और ये बच्चे तो अभी एकदम प्रोफेशनल हो चुके हैं, प्रो हो चुके हैं अभी, क्योंकि इन्होंने कंपटीशन फेस करी है। सो एट दैट पॉइंट तुम्हें, जैसे मैंने बोला, पहले से ही मैथ्स को प्रिपेयर करके रखना है, एक ऐसे लेवल पे लाके रखना है कि जैसे ही तुम बीटेक में एडमिशन लोगे, तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा, लेक्चर स्टार्ट होंगे, तुम उस हिसाब से अपनी फैकल्टी को पूछ के, अपने सीनियर्स को पूछ के, अच्छे से टेक्स्ट बुक्स रेफर करके प्रैक्टिस करके, एंड प्रैक्टिस इज द की फॉर मैथ्स, वो तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। सो जितना तुम मैथ्स प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सेकेंड थिंग इज कि तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। एंड आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ डिप्लोमा के बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम, ये तो सारे बच्चे ये ऑलमोस्ट फेस करते हैं अगर तुम काम नहीं करोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे। सो एक फ्लुएंट होल्ड बना के रखिए इंग्लिश पे, ऑब्वियसली बिकॉज कंपनीज डिमांड करती है इंग्लिश, एंड हिंदी तुम्हें आना चाहिए, फिर तुम कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, और फिर उस स्टेट की लैंग्वेज एक होनी चाहिए ताकि तुम उन बच्चों से बात कर सको, बिकॉज एडमिशन तुम्हें नहीं पता तुम्हें कहाँ मिल रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि तुम किसी दूसरे स्टेट में भी चले जाते हो, तो उससे भी तुम्हें कॉन्फिडेंस लेस फील होता है कि अब तो तुम बात ही नहीं कर सकते तुम्हारे पीयर्स से, तुम्हारे बैचमेट से, तो तुम्हें लगता है कि क्या डिस्कस हो रहा है, मुझे तो कुछ एडवाइस ही नहीं मिल रही है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। सो यू बेटर ग्रैब होल्ड ऑन ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस, थोड़ा सा फ्लुएंट बन जाओ उनमें। कम्युनिकेशन स्किल से तुम्हें ग्रुप में काम करना अच्छे से आएगा, तुम्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छे से आ जाएंगी। एंड बस आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा और कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस तुम बिल्ड कर लोगे थ्रू योर स्टडीज़, थ्रू योर एक्स्ट्रा करिकुलर प्रिपरेशंस। और हाँ,
स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज स्ट्रेस लेने से तुम खुद को सिर्फ टायर आउट कर दोगे, तुम एक बर्नआउट जोन में चले जाओगे, जिससे फिर रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मेंटल हेल्थ तुम्हारी अफेक्ट करेगी। तो उससे बढ़िया ये है कि आराम से कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, ओवर एंजॉय भी मत करो, बट दिमाग में एक चीज़ ये रखो कि हाँ हमें एडमिशन मिल चुका है यहाँ पे, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सो बच्चों से बात करो, सीनियर से एडवाइस लो, फैकल्टी से एडवाइस लो, पढ़ाई रखो, अपना जो CGPA होता है वो मेंटेन करो, बिकॉज बीटेक में अपेरेंटली CGPA बहुत मैटर करता है, एंड CGPA मैटर करता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं CPA से कुछ नहीं होता, हम लोग स्किल्स पे करेंगे। सो द थिंग इज अबाउट CGPA, मैं फ्रैंकली ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने एक कंपनी है और अगर तुम इस साइड पे हो, बीच में एक गेट है, एक दरवाजा है, सो दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम्हारा CGPA एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक पहुंचा है, बिकॉज कंपनी पहले से ही तुम्हारे सामने वो पुट अप कर देगी कि हमें 7, 7.5, 8 या 8.5, मैक्स टू मैक्स तो मैंने 8.5 देखा है। 8.5 नहीं, 7.5 भी होता है, 7.5 भी, कभी-कभी 6 भी होता है, बड़े-बड़े कंपनीज कभी-कभी 6 भी रख देते हैं। सो तुम एक रखो कि 8 या 8.5 का तो तुम एटलीस्ट मेंटेन करो, बिकॉज तुम उतना रखोगे अपने दिमाग में, तो तुम अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो तुम बैलेंस आउट कर सकते हो उसको, और अगर तुम्हारा अच्छे से आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर स्किल्स पे काम करो, बिकॉज CGPA तुम्हें उस गेट के पार पुट अप करेगा कंपनी के सामने, फिर तुम्हें स्किल्स, तुम्हारा नॉलेज, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू इंटरव्यूज को क्रैक करना है। सो बीटेक में बस तुम्हारी यही लाइफ रहेगी। डेफिनेटली। अभी तूने मैथ्स का भी बोला, प्रॉब्लम वगैरह होती है, पर मैं एक बात बता देता हूँ कि भले मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, पर हमें जो कोर सब्जेक्ट्स रहता है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूँ, ECAD हो गया, DSP, DAC जो भी हो गया, इनको बिफोर हैंड नॉलेज रहता है, सो दे हैव एन अपर एज। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स होते हैं, फायदे भी रहते हैं। और अभी एक थोड़ा अलग सवाल लेते हैं, अभी यू आर इन VJTI इन 6 years, 3 year डिप्लोमा, अभी यू आर इन 3rd year, तो एक चलो एक कॉलेज रिव्यू हो जाए इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो सभी को पता ही है कि VJTI का कैसे है। हाउ हैज योर जर्नी बीन राइट फ्रॉम आफ्टर 10th, तूने जब एडमिशन लिया टिल VJTI ने तुझे क्या सिखाया? तू जब आया था VJTI तभी कैसे था, नाउ तू कैसा है? सो VJTI में आने से पहले तो ऑब्वियसली एक ICSE स्कूल का टॉपर होने के नाते मेरे अंदर, मैं भी ICSE से हूँ, तो वो एक रहता है कि हम लोग, अरे मैं तो एकदम फोड़ के आया हूँ, पर इधर आते तो सब तो यार सब लोग ही टॉपर है। एग्जैक्टली, हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ करके बैठा रहता है, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसे फीलिंग आ जाती है कि यार मैंने इतना सब कुछ किया है, बट देयर इज स्टिल सो मच लेफ्ट टू बी एक्सप्लोर्ड, सो मच लेफ्ट टू बी डन। अभी आपको लगता है कि मैंने अभी उखाड़ लिया है बहुत, अभी ना आई एम रेडी, आपको गाली ये तो ये भी कर रहा है, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो वो तो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और वो तो एक छोटा सा रियलिटी का पार्ट है जो तुम्हें हिट करता है ड्यूरिंग योर इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज। तो मेरे साथ भी ऑब्वियसली ये हुआ था, मैंने सोचा था कि ICSE में 96.4% लाके मैंने अच्छा कुछ कर दिया है, फिर VJTI के डिप्लोमा में आके मैंने देखा कि हाँ बच्चे हैं ऐसे भी, SSC टॉपर्स है, कोई CBSE से भी अच्छे मार्क्स लेके आया है। वहाँ पे आके फिर जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे जो कुछ भी मिला वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बिकॉज यहाँ के लैब्स में, VJTI के लैब्स में मुझे जब हार्डवेयर के साथ और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ जब पहले ही एक्सपीरियंस मिल गया, लाइसेंस्ड जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब का हमें नॉलेज पहले से ही मिल चुका था। तो इनमें काम करते करते इनके सारे ट्यूटोरियल्स देख के और इसमें प्रोफिशिएंसी गेन करने के बाद हमें एक अंदर से फीलिंग आ गई थी कि हाँ हम इंटर्नशिप अभी हम लोग अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। देन एक एयर इंडिया जैसी अच्छी कंपनी में, एक बढ़िया कंपनी में जब अच्छे से मैंने इंटर्नशिप कर ली तो फिर अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ डिप्लोमा वाज द राइट पाथ फॉर मी। अब आधा डिप्लोमा तो हो चुका है और इतना सब कुछ हो गया है, अभी मेरा एम होना चाहिए कि मुझे डिग्री पे फोकस करना है, फाइनल ईयर मुझे बढ़िया तरीके से करना है एंड डिग्री में DSY बन के यहाँ पे इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, या इससे बेटर तो कोई है ही नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग। सो VJTI में फिर DSY बन के मैंने एडमिशन लिया। जैसे मैंने कहा कि फाइनल ईयर में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, और उसके बाद यहाँ पे अभी मुझे 1.5 साल हो चुका है यहाँ पे आके, एंड 1.5 साल में मुझे और ज़्यादा एक्सपोजर मिला है बीटेक में आने के बाद, बिकॉज VJTI एक ऐसा कॉलेज है ना जो तुम्हें इट गिव्स टू यू, इट ऑलवेज ऑफर्स ऑप्शंस टू यू। तो इस कॉलेज की रीच इतनी ज़्यादा है ना कि तुम अगर किसी फैकल्टी के साथ खुद को अटैच कर लोगे, तो अगर उनकी किसी स्टडीज़ में तुम उनको हेल्प करोगे, रिसर्च में घुसोगे, अगर उस फील्ड में घुसोगे और प्रोजेक्ट बनाने का सोचोगे, तो तुम उतने ही ज़्यादा और एडवांटेज में रहोगे और तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा, तुम्हें कहीं कहीं पे जाके अपना काम प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा एडमिशन यहाँ पे DSY में सितंबर में हुआ था, सितंबर 2023 में मेरा यहाँ एडमिशन हुआ था, एंड मैंने आते ही यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लिया
और मैंने एक ऐप बनाने का सोचा, कार्बोजो नाम है उस ऐप का, और उस ऐप के थ्रू मैंने सोचा कि इससे पहले मैं VJTI में प्रेजेंट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या फीडबैक मिलता है। सो इस कॉलेज ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ के ऑडिटोरियम में फैकल्टी के सामने, स्टूडेंट्स के सामने अपने ऐप को अच्छे से प्रेजेंट करूँ, उसका डेमो दे सकूँ, ताकि मुझे ये फीडबैक मिले कि मैंने कोई चीज़ अगर बनाई है तो उसे कैसा क्या रेसिप्रोकेट हो रहा है उसके थ्रू, ऑडियंस रिएक्शन क्या आ रहा है। सो उस जगह से फिर मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया, बच्चों को, फैकल्टी को काफ़ी बढ़िया लगा। एंड वहाँ से एक फैकल्टी मुझे सामने से आके अप्रोच की और मुझे उन्होंने बताया कि IIT बॉम्बे में एक कुछ तो ऐसा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है कि तुम्हारा ऐप प्रेजेंट होगा तो काफ़ी बढ़िया होगा। मैं वहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं तुम्हें अपने अंडर लेके अच्छे से हम लोग काम करते इस पर एंड हम लोग वो फिर कर लेंगे। एंड टचवुड वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि फिर फरवरी 2024 में नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था IIT बॉम्बे में। वहाँ पे मैंने कार्बोजो को प्रेजेंट किया, वहाँ मेरा नेटवर्क और ज़्यादा बढ़ा। एंड जैसे ही वहाँ पे जाके भी मैंने VJTI का नाम पुट फॉरवर्ड किया, तो वहाँ पे बाकी बच्चे IIT से आए थे, NIT से आए थे, स्कॉलर्स थे, PhD स्टूडेंट्स थे, एंड मैं वहाँ पे अकेले बीटेक का स्टूडेंट था। बट बीटेक का स्टूडेंट और VJTI का स्टूडेंट होने के नाते वहाँ पे लोगों से मुझे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, बिकॉज महाराष्ट्र का एक एक टॉप लेवल का कॉलेज की शान है ये, बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा है कि तुम्हें रूट से जोड़ के रखता है थ्रू द कल्चर। जो भी हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे रंगवर्धन जैसे कमिटीज वगैरह है यहाँ पे, तो वो तुम्हें कल्चर से जोड़ के भी रखती है और साथ ही साथ तुम्हें टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी करती है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी तुम्हें वो आगे बढ़ावा देती है। तो एज आई सेड कि ऐसे कॉलेज में जब तुम एडमिशन लेते हो, VJTI जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने पे तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता है और तुम अच्छी अच्छी चीज़ों पे काम कर सकते हो, तुम हमेशा आगे का सोच सकते हो। ऐसे होगा कि हर एक स्टेप के साथ हर एक महीने तुम्हें कुछ नया सीखने मिलेगा, नया करने मिलेगा, और तुम जितना सीखोगे, जितना करोगे, आगे जाके तुम्हारा ही भला होने वाला है, कंपनीज उतनी ही ज़्यादा इंप्रेस होगी तुमसे। एग्जैक्टली, पीयर लर्निंग एक बहुत होता है VJTI में, बहुत ज़रूरी। वो बोलते ना कि अगर VJTI में एडमिशन लेते हो तो आपके 5 जनरेशन अब आगे जा रहे हो, तो VJTI में एक बहुत मतलब नेटवर्किंग इतना रहता है, पीयर लर्निंग इतना है, तो VJTI इज अ टॉप नॉच कॉलेज। बाकी लोग कुछ भी बोले, मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मैं VJTI में हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो कवर कर लिए हम लोग ने, बट एक ऐसा क्वेश्चन, अभी तूने इतना सब तो बताया, दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस, बट फिर भी तूने कुछ मिस्टेक्स किए रहेंगे तेरे वक्त, डिप्लोमा के वक्त, जैसे तूने बोला लास्ट क्रंच मोमेंट पे 94 से 96 वगैरह। तो अगर आज वेदांत फिर से एडमिशन लेता है फॉर डिप्लोमा, नॉट मतलब जब मैं वेदांत बोल रहा हूँ तो आई एम रिप्रेजेंटिंग एवरीबडी जो डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देगा? तो मेरी एडवाइस जैसे मैंने कहा ये रहेगी कि ज़्यादा बहको मत, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो। कॉलेज लाइफ एंजॉय करना अप टू अ सर्टेन लेवल इज़ अग्रीएबल, अप्रिशिएबल, क्योंकि उससे जैसे मैंने कहा कि तुम लोगों के बीच अपनी जान पहचान बना सकते हो। लेकिन मेरे साथ शायद ऐसा हुआ था कि मैंने अपने 4th सेमेस्टर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेके शायद मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था स्टडीज से, एग्जैक्टली मेरे परसेंटेज भी काफ़ी गिर गए थे उससे, एंड फिर वो रियलिटी हिट करती है। तो अगर मैं पीछे जा पाता तो मैं शायद अपने आप को ये बता पाता कि हाँ अभी तू ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वेदांत, अभी तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जितने स्किल्स मैंने सीखे वो अच्छे खासे लेवल तक मैंने सीखे। सिमुलेशंस वगैरह जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल तक मैंने सीख लिया था, लेकिन मैं और इन स्किल्स को बढ़ावा दे सकता था और मैं इनमें एक्सपीरियंस गेन कर सकता था। तो ये बात है कि जब तुम कोई चीज़ सीखते हो तो बस ये मत करो कि तुम ट्यूटोरियल देख रहे हो, तुम एक बेस लेवल का सर्टिफिकेशन गेन कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, तुम प्रैक्टिस करो उस चीज़ को। क्योंकि जैसे लेट्स से तुमने गिटहब सीख लिया, गिटहब सीख लिया, तो वो सीखते ही लोग क्या करते हैं, लोग यूट्यूब से वीडियोस देख लेते हैं, लोग एक दो सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। सर्टिफिकेशन को कंपनीज कभी कभी तो आजकल इतना वैल्यू नहीं देती। एग्जैक्टली कंपनीज को पता है कि तुम एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, फिर तुम वो चाहे स्किप करके कर रहे हो, तुम असली आंसर्स दे भी रहे हो या नहीं पता नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम कोर्सेरा, यूडेमी ये सब ना करो, तुम करो ये सब, क्योंकि तुम्हें ट्यूटोरियल्स के थ्रू सीखने मिलता है, बट यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। तुम खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। तुमने अगर गिटहब सीख लिया है, तुमने कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया है सॉफ्टवेयर में लेट्स से, तो उस चीज़ को वहाँ पे चढ़ा के देखो, गिटहब पे अपलोड करके देखो, वहाँ पे रिपोजिटरीज बनाओ, उसके साथ खेलो खुद से। हार्डवेयर की बात करें तो अलग अलग हार्डवेयर को एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हारे लैब में कोई हार्डवेयर नहीं है, जो मोस्ट कॉमन चीज़ें ऐसी होती है जैसे इंडक्टर्स बोलो या ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, वो लैब्स में नहीं होती है। सो इट्स नॉट दैट तुम्हारे लैब में कुछ नहीं है या तुम्हारी फैकल्टी नहीं सिखा रही है तो तुम नहीं सीखोगे उस चीज़ को, बिकॉज कंपनीज को ये सारी एक्सक्यूजेज नहीं चलती है। सो तुम खुद से सीखो, तुम यूट्यूब पे देखो, तुम ट्यूटोरियल्स कर लो। अगर तुम्हें मार्केट से चीज़ मिल रही है, सस्ते में अगर मिल रही है, खरीद लो।
और ख़रीद के टिंकर करो उसके साथ, ब्रेड बोर्ड्स, पीसीबी, सोल्डरिंग, हार्ड स्किल्स डेवलप करो। सो मैं कोर का बच्चा होने के नाते मैं तो ये बोलूँगा कि अगर मैं पीछे जा पाता तो मैं अपने हार्ड स्किल्स पे और ज़्यादा ध्यान देता। सोल्डरिंग कहो या IoT कहो या पीसीबी डिज़ाइनिंग कहो, ECAD टूल्स, ये सारी चीज़ों पे मैं ध्यान देता, बिकॉज ये सारे तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज तो देंगे ही आगे जाके। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। फिर से वेदांत बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कमिंग, My pleasure. इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डिप्लोमा का बहुत सारे स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज, अब गाँव जाते तो बहुत लोगों को डिप्लोमा करना रहता है बट वो एक अवेयरनेस नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है। Yeah. सो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आपने बोला इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो। अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस मिस हुए हो नीचे कमेंट करो, मैं वेदांत की भी आईडी डाल दूंगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम। और अगर तू भी बोल देगा एक बार सब्सक्राइब करने के लिए। एग्जैक्टली। सो गाइस, इतने अच्छे वीडियोस बनाता है आयुष यहाँ पे, ये बंदा बहुत मेहनत करता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ एक अलग इसने पैशन अपना फॉलो करने का सोचा है, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट ऐसे लोग। सो प्लीज़ इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जो भी आपको डाउट्स रहेंगे आप कमेंट कीजिए, हम दोनों मिलकर उन कमेंट्स को सॉल्व करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे जेन्युइनली उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, सो वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग वेदांत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।